हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से डेली के क्रम में एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। अभी 2022 का जो एग्जाम हुआ आपका बायोलॉजी का पेपर, उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पूछा गया। ठीक है, हमने आपको कहा था इस पार्ट से एक नर युग्मोद्भिद और एक मादा युग्मोद्भिद के विकास के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और ज़्यादातर नर मादा में मादा का ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, नर युग्मोद्भिद मतलब परागकण की संरचना, परागकण का निर्माण कैसे होता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था परागकण के ऊपर दो कोल पाए जाते हैं जिन्हें वाह्यचोल अंतःचोल कहते हैं। वाह्यचोल स्पोरोपोलिन और अंतःचोल क्या था, पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बना था। वाह्यचोल पर क्या थे, जगह जगह छिद्र थे जिसे जनन छिद्र कहते थे। पराग नली का निर्माण उसी से होता था। ठीक है, ये बातें हमने वहां पे बताई थी। आज हम उसी का उल्टा, नर के बाद हम क्या कर रहे हैं, मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश की रचना कैसे होती है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि जायांग क्या है। कल के परसों के वीडियो हमने बताया जायांग क्या है। जायांग में आपने देखा कि मादा पुष्प का जो मादा सेक्स ऑर्गन्स होता है उसे जायांग कहते हैं, जो एक या एक से अधिक स्त्री केसर से बना था। उसके तीन भाग थे, वर्तिकाग्र ऊपर घुंडी वाला, बीच में नली वर्तिका, और आपका क्या था, अंडाशय। उसी अंडाशय के अंदर छोटी छोटी रचना थी, जिसे कल के वीडियो में देखा, जिसे बीजांड कहते हैं, और बीजांड की संरचना कल हमने बताया। तो बीजांड में आपने देखा था कि जो निभाग ऊपर की ओर और नीचे की ओर बीजांड द्वार होता है, उसी के बीच में एक थैली रचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। तो इसी भ्रूण कोश के बारे में बीजांड पढ़ लिया, तो बीजांड के बीच में जो भ्रूण कोश था आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। एम्ब्रायोसाइक या फीमेल गैमेटोफाइट, इसे हम मादा युग्मोद्भिद भी कहते हैं। तो आपने देखा था कि बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश था उसमें 8 कोशिकाएं थी, 3 ऊपर की ओर 3 नीचे की ओर, 2 बीच में थे जो केंद्रक के रूप में ध्रुवीय केंद्रक कहलाते थे ना। 3 ऊपर वाले को प्रथमुख कोशिका कहते थे, कल आपने पढ़ा होगा, और 3 नीचे तो अंडोपकरण कहते थे। उस 3 में एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं थी। तो वही पूछ रहा है कि जो ये भ्रूण कोश की थैली वाली रचना है ना बीजांड के अंदर, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बीजांड है और इसके बीच में ये थैली जैसी रचना जो दिख रही है, इसमें देखिए 3 ऊपर की ओर 3 नीचे 2 यहाँ, ये भ्रूण कोश है। अर्थात यही हमको पढ़ना है कि इसका विकास कैसे होता है। ठीक है, बहुत किताब में देखोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन यहाँ बहुत इजी लैंग्वेज में आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सारे गाइज जितने फटाफट इस वीडियो को एक बार लाइक ठोक दें, और जितने भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो इस तरह से अपने ग्रुप में जो दोस्त के ग्रुप होंगे उनके लिए ग्रुप में भी इस वीडियो का लिंक आप डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक हमने जितना पढ़ाया मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं डाला, ठीक है, लेकिन इसमें डाल दिया है क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किया जाता है इस पार्ट से, इसलिए आप लोगों को इस बात पे यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए ज्यादा लेट ना करते हुए फटाफट हम बनाते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसको तो क्लियर करेंगे ही, साथ में परागण क्या होता है, परागण में स्वपरागण, पर परागण, कृत्रिम परागण, इसके लाभ हानि के बारे में भी इस वीडियो में क्लियर करके इसका पूरा हम काम तमाम कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हो सकता है कि इसके बाद शुक्रवार तक, ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाए, तो इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस लंबा है, 30% कट ऑफ किया गया है, लेकिन चूंकि यूपी वाले सिलेबस में है और हमारे इस चैनल पे आप एमपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, तो सब पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सबके लिए 30% वो लेकर पढ़ाएंगे। ठीक है, बेशक थोड़ा सा सिलेबस 1 महीना डिले हो सकता है, जनवरी तक जा सकता है, दिसंबर के बजाय, लेकिन कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियो बना करके हम सिलेबस को खत्म करें। तो चलिए, सभी लोग जुड़ गए होंगे, फ्रेश हो जाइए, रेडी हो जाइए, एक लंबी सांस लीजिए, पानी पीजिए और बैठ जाइए देखने के लिए। ठीक है, चलिए, मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश, या इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है। ठीक है, भ्रूण कोश का मतलब बीजांड के अंदर जो थैली जैसी रचना थी उसी के विकास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले चीज, क्रियाशील दीर्घ बीजांड मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोश क्या होती है। ठीक है, क्या होती है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोश क्या, मेल गैमेटोफाइट, अर्थात भ्रूण कोश जो है ना, इसकी प्रथम कोशिका क्या होती है भैया, क्रियाशील दीर्घ बीजांड होती है, अर्थात मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, नर युग्मोद्भिद में कहा था कि नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण होता है। 1 नंबर का ये पूछा जा सकता है, विकल्प में पूछा भी गया है, तो याद रखिए कि नर युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका परागकण है
तो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है? क्रियाशील दीर्घ बीजाणु। अर्थात मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोश का विकास किससे होता है? उस पहली कोशिका का नाम क्या है? आपको पता है कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है, ठीक है। जैसे नई पीढ़ी का निर्माण पुरानी पीढ़ी से होता है, नई आलू का निर्माण पुरानी आलू से, नए गन्ने का निर्माण पुराने गन्ने से होता है, उसी प्रकार मादा युग्मोद्भिद का विकास भी एक पहले वाली कोशिका से होती है, प्रथम कोशिका, फर्स्ट सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रियाशील दीर्घ बीजाणु कहते हैं। तो एक नंबर का ये पूछता है, तो याद हो गया होगा आपको। बताओ, नर युग्मोद्भिद में क्या था? प्रथम कोशिका। नर युग्मोद्भिद के लिए परागकण, लेकिन मादा युग्मोद्भिद के लिए क्या है? क्रियाशील दीर्घ बीजाणु होता है, ठीक है। ये होता है जो अगुणित होता है, ठीक है। क्या होता है? अगुणित। और अगुणित मतलब हैप्लॉइड होता है यन। तो मैंने वहां भी बताया था नर युग्मोद्भिद में परागकण क्या होता है? यन ही होता, अगुणित होता, ठीक है। तो मादा युग्मोद्भिद के भ्रूण कोश, मादा युग्मोद्भिद के भ्रूण कोश अथवा जब मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास होता है, इसके विकास के समय जो ये पहली कोश क्या है? क्रियाशील दीर्घ बीजाणु, ठीक है, इसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब आकार बढ़ता है तो चूंकि ये कहाँ है भैया? बोलो, क्रियाशील दीर्घ बीजाणु क्या भ्रूण कोश बीजांड में है ना। जैसे यही है भ्रूण कोश विकास। तो मान लीजिए जब इसका विकास नहीं हुआ है तो मान लीजिए ऐसे ही है, यही एक क्रियाशील दीर्घ बीजाणु मान लीजिए, ठीक है, यही। तो जब इसका भ्रूण कोश के रूप में अर्थात मादा युग्मोद्भिद के रूप में विकास होता है तो ये पहली कोश क्या है? क्रियाशील बीजाणु। तो जब इसका विकास होगा तो ये पहले क्या होगा? आकार में ऐसे बढ़ जाता है। आकार में यहाँ पे देखिए ये बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही क्या आकार में बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद जो ये बीजांडकाय था, यहाँ पे बीजांडकाय का ज्यादा से ज्यादा भाग घेर लिया। समझ जाएगी नहीं? तो वही कह रहा है कि भ्रूण कोश के विकास समय जो क्रियाशील दीर्घ बीजाणु है, यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे बड़ा होकर के ज्यादा से ज्यादा स्थान क्या करता है? घेर लेता है। तो ये देखिए बड़ा होकर ज्यादा से ज्यादा स्थान घेर लिया। यहाँ छोटा सा है लेकिन यहाँ पे बड़ा हो गया, ठीक है, बढ़ जाता है, जिससे अब बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। और इसी समय बीजाणु का केंद्रक, ये जो बीजाणु है ना, इसके बीच में ये देखिए एक और है पॉइंट जिसे केंद्रक कहते हैं, देख रहे हो, ये केंद्रक। तो जब ये बड़ा होकर बीजांडकाय का ज्यादा स्थान घेर लेता है, उसी समय जो इसका बीच का केंद्रक होता है ना, ये केंद्रक क्या होता है? विभाजित हो जाता है। विभाजित होकर दो संतत केंद्रक बनाता है। अब आप देखिए ये जो केंद्रक था यहाँ पे, ये देखिए बढ़कर एक ऊपर और एक नीचे, दो केंद्रक बना लिए, और ये दोनों केंद्रक एक ऊपर की ओर चले जाते हैं। बताइए, बीजांड के ऊपर का भाग क्या था? निभाग, और नीचे क्या था? बीजांड द्वार था ये, ठीक है। तो यहाँ पे जब केंद्रक बटे तो दो भागों में बढ़ गए, एक ये फर्स्ट और सेकंड, एक ऊपर की ओर चला गया निभाग की ओर, और एक कहाँ चला गया? नीचे की ओर चला गया। अर्थात यहाँ पे देखिए कि विभाजित होकर दो संतत केंद्रक बनाते हैं, दोनों ध्रुव की ओर, ध्रुव मतलब प्लस और माइनस, एक ऊपर और एक नीचे की ओर चले जाते हैं। अर्थात एक बीजांड द्वार की ओर चला गया, ये देखिए नीचे की ओर आ गया ना। हमेशा बीजांड के नीचे वाला भाग क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। और एक क्या होता है? निभाग की ओर चला जाता है, निभाग मतलब ऊपर की ओर। तो ये देखिए एक नीचे और एक ऊपर चला गया, ठीक है। जहां ये दोनों पुनः विभाजित होकर के चार संतत केंद्रक बनाते हैं। कितने? चार संतत केंद्रक। मतलब एक ही जो आपका क्रियाशील दीर्घ बीजाणु था, इसमें एक केंद्रक थे, दो भागों में बटे, दो केंद्रक बना, एक ऊपर चला गया निभाग की ओर, एक नीचे चला गया कहाँ? बीजांड द्वार की ओर। अब यहाँ पे जाने के बाद ये फिर से डिवाइड हो जाता है। जैसे ये देखिए दो भाग में डिवाइड हो गया, दो नए केंद्रक बनाया, और नीचे वाला भी दो भागों में बटकर दो नए केंद्रक बना रहा है। यहाँ थोड़ा कम दिख रहा होगा, अभी हम दिखाते हैं, थोड़ा सा कैमरे को डाउन करते हैं। दो दो से क्या हो गए? चार केंद्रक बना लिया। तो चार नए संतत केंद्रक बनाते हैं, और इन चारों में फिर से विभाजन होता है। ये चार केंद्रक विभाजित होकर आठ केंद्रक बनाते हैं। कितने केंद्रक बनाते हैं? आठ केंद्रक बनाते हैं। तो ये देखिए जो यहाँ दो था, इसमें फिर विभाजन हुआ, चार ऊपर, फिर नीचे वाले दो दो में चार चार, आठ केंद्रक यहाँ पे इन्होंने बना लिया, ठीक है। अब इन आठों में से, जिनमें से एक एक केंद्रक, मतलब क्या हुआ? आठ बनाए, तो आठों में से क्या होता है? एक एक केंद्रक बेटा मध्य में आ जाता है, मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाता है। तो देखिए इनमें आठ में अभी मध्य में कुछ नहीं है, यहाँ खाली है, लेकिन इन आठों में से एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये बीच में देखिए दो बन गए कि नहीं? दो केंद्रक बीच में आ गए। अब इन दोनों केंद्रकों को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो ये देखिए एक एक केंद्रक आठों में मध्य में आकर ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं, और ये आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। मिलकर बाद में द्वितीय केंद्रक के रूप में क्या होते हैं? जाने जाते हैं, ठीक है। 2n होता है। अब जो बीजांड द्वार की ओर तीन बचा, भाई चार ऊपर था, चार नीचे था, तो इनमें से जब एक एक बीच में आ गए तो तीन नीचे तीन ऊपर बचा ना। तो वही कह रहा है कि अब बीजांड द्वार के तीन केंद्रक
ठीक है, अर्थात ये नीचे वाले जो 3 केंद्रक हैं, ये 3 केंद्रक क्या होते हैं, इनके चारों ओर भित्ति बन जाती है, जिससे अब ये केंद्रक नहीं बल्कि क्या कहलाते हैं, कोशिका बन जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो ये केंद्रक थे अभी, ठीक है, ये जो 3 ऊपर 3 नीचे हैं, इनके जो 3 नीचे ये यहाँ पे होगा। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा होगा फिगर में, तो चलिए थोड़ा सा हम डाउन करते हैं कैमरा 1 मिनट के लिए। चलिए अब दिख रहा होगा कि बोलो, जो 4 4 8 केंद्रक हुए, 8 में से एक एक बीच में आ गया, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब जब 2 बीच में आ गया तो ऊपर बचे 3, नीचे बचे 3। ये जो 3 नीचे हैं बीजांड द्वार की ओर, ठीक है, ये क्या होते हैं, केंद्रक हैं, लेकिन इनके चारों ओर क्या है, कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे केंद्रक नहीं बाद में क्या है, कोशिका में बदल जाते हैं। इन कोशिकाओं को अंड उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि 3 केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन जाती है, जिससे अब ये केंद्रक नहीं बल्कि कोशिका बन जाते हैं, जिन्हें अंड उपकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंड उपकरण, एग ऑपरेटस। ठीक है, अब इस अंड उपकरण में से एक कोशिका, ठीक है, चूंकि केंद्रक था, केंद्रक के चारों ओर ये देखिए यहाँ दिख रहा है ना, केंद्रक है, लेकिन इसके चारों ओर क्या बन गई, शैलवाल बन गई, कोशिका भित्ति बन गई, जिससे अब ये केंद्रक नहीं कोशिका है। और इन कोशिकाओं में भी ये 2 3 है, तीनों में से 2 क्या है, सहायक कोशिका, और एक क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तो वही कह रहा है कि जिसमें से एक, ठीक है, क्या होता है, एक कोशिका अंड कोशिका, बाकी 2 क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। और ये सहायक कोशिका अर्थात ये दोनों क्या करती हैं, सहायक कोशिकाएं, जब निषेचन का समय आता है, जब परागकण से पराग नली निकलकर बीजांड में घुसती भ्रूण कोश में, तो उस समय ये नली को क्या करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। कौन, ये सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये सहायक कोशिकाएं पराग नली के पथ प्रदर्शन का काम करती है निषेचन के समय। तथा 3 केंद्रक जो निभाग की ओर है, 3 केंद्रक निभाग मतलब ये ऊपर ओर, ठीक है, ये देखिए ऊपर की ओर है ना, तो इनके चारों तरफ भी भित्ति बन जाती है। भित्ति बन जाने से अब ये भी केंद्रक नहीं बल्कि प्रतिमुख कोशिका के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में, एंटीपोडियल कोशिका के रूप में जाने जाते हैं। और इनका क्या कार्य है अभी तक ज्ञात नहीं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, ये बाद में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा देखा गया कि ये प्रतिमुख कोशिकाएं जो ये केंद्रक के रूप में थी, इनके भी चारों ओर ठीक इसी की तरह क्या है, सेलवाल बनी, जिससे अब केंद्रक नहीं कोशिका है, जिससे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। व्हाट आर फंक्शन ऑफ एंटीपोडियल सेल अभी तक ज्ञात नहीं है, जो बाद में नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक मादा युग्मोद्भिद का विकास हो गया। और एक नोट भी लिखा है कि एक आवृत बीजी पौधे होते हैं, जो मतलब जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है। हम जो भी इस पार्ट पढ़ रहे हैं आवृत बीजी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आवृत बीजी पौधों का जब भ्रूणकोश होता है, अर्थात ये, ठीक है, जो बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश के परिपक्व अवस्था में 8 केंद्रक होते हैं। और आपने देखा भी 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 केंद्र की होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, संपन्न हो गया। अब हम एक बार फटाफट फिर से रिपीट करेंगे और बाई फिगर भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि मादा युग्मोद्भिद का विकास एक कोशिका से होता है, जिसे क्रियाशील दीर्घ बीजाणु कहते हैं। अर्थात क्रियाशील दीर्घ बीजाणु क्या है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। याद रखिए 1 नंबर का। ठीक है, तो जब ये क्रियाशील दीर्घ बीजाणु वाली कोशिका मादा युग्मोद्भिद के रूप में विकसित होने लगती है, सबसे पहले आकार में बड़ी होती है। ठीक है, आकार में बड़ी होती है, जिससे बीजांड का ज्यादा से ज्यादा स्थान घेर लेता है। ठीक है, अब इसी दौरान इसका जो केंद्रक है दीर्घशील दीर्घ बीजाणु का ना, चूंकि ये कोशिका है तो इसका एक केंद्रक होगा। तो जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और वो दोनों केंद्रक क्या होते हैं, एक ऊपर चले जाते हैं और एक नीचे। क्योंकि कोशिका है क्रियाशील दीर्घ बीजाणु, तो कोशिका में केंद्रक बीच में रहते हैं। और जब इसमें विभाजन होता है तो एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ऊपर मतलब बीजांड के ऊपर निभाग, और नीचे वाले बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, चले जाते हैं, जहां ये फिर से 2 बार विभाजित होते हैं। एक बार विभाजित होगा तो 1 से 2, यहां भी 1 से 2, और दोबारा जब विभाजित होगा तो फिर 2 से 4, यहां भी 2 से 4, टोटल 8 केंद्रक बना लेते हैं। और 8 केंद्रक जब बना लेते हैं तो इनमें से एक एक केंद्रक क्या होता है, मध्य में आ जाता है। यहां पे मध्य में आ गया, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो बाद में मिलकर द्वितीयक केंद्रक कहलाते लगते हैं। ठीक है, ये आपस में संयुक्त हो जाते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो बचा कितना, 8 में से जब एक एक कहाँ गया, बीच में, तो ऊपर बचा 4 में से 3, नीचे भी बचा 4 में से 3। तो जो नीचे 3 केंद्रक हैं उनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे अब ये क्या कहलाने लगते हैं, बोलो,
ये क्या है, अब ये कोशिका के रूप में बन गए जिसे अंड उपकरण कहते हैं। और इन तीनों में भी एक अंड कोशिका होती है, दो सहायक कोशिका होती है, एक अंड कोशिका दो सहायक कोशिका होती है, ठीक है। अब बाकी जो बच रहे हैं ऊपर तीन, ये केंद्रक, इनके भी चारों ओर क्या होती है, सेल वॉल डेवलप होती है, जिससे ये भी अब केंद्रक नहीं कोशिका बन जाते हैं, जिसे प्रमुख कोशिका कहते हैं। इसका क्या कार्य है अभी तक ज्ञात नहीं है, बाद में क्या होता है, नष्ट हो जाता है गाइस। तो इस प्रकार एक आवृतबीजी पौधों के परिपक्व अवस्था में भ्रूण कोश में 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका टोटल क्या बोलिए, मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूणकोश का विकास। बल्ली, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें जो लगता है आई थिंक कि आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर में आए तो लिख के आइएगा, ठीक है। स्टार्ट करिएगा कोशिका से और केंद्रक पे आकर के फिर कोशिका पे खत्म करिएगा, अर्थात क्रियाशील दीर्घ बीजाणु वाली कोशिका ही क्या है, मादा युग्मोद्भिद की पहली कोशिका है। यही कोशिका जब बड़ी होती है तो ज्यादा से ज्यादा स्थान बीजांड का घेर लेती है, जिससे इसके बीच का केंद्रक दो भागों में बढ़ता है, जो एक ऊपर एक नीचे जाता है। ऊपर जो गया जो नीचे गया वो दोनों भी 2 बार विभाजित होते हैं, जिससे 2 से 4, 4 से 8 केंद्रक बनाते हैं। 8 केंद्रक से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, जो बाद में केंद्रक मिलकर संयुक्त होकर द्वितीयक केंद्रक 2n कहलाने लगते हैं। और बाकी जो ऊपर 3 बच रहा है, जो नीचे बच रहा है, नीचे वाले जो 3 केंद्रक हैं उसके चारों ओर कोश भित्ति बन जाती है, जिससे ये अब केंद्रक नहीं कोशिका कहलाती है, जिसे अंड उपकरण कहते हैं। और इन तीनों में भी एक अंड कोशिका दो सहायक कोशिका होती है। और जो ऊपर की ओर 3 केंद्रक थे उनमें भी क्या था, चारों तरफ कोशिका भित्ति बन गई, जिससे अब ये भी केंद्रक नहीं बल्कि कोशिका कहलाने लगे, जिसे एंटीपोडियल अर्थात प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। इसका क्या कार्य है ज्ञात नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा आपका खत्म हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आई थिंक कुछ इजी लगा होगा। एक बार आप वीडियो के स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और इस पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये सारा का सारा हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, परागण पढ़ेंगे। परागण क्या होता है, क्या कार्य होता है, कितने प्रकार का होता है, ये देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसे नोट करें। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, परागण अर्थात पॉलिनेशन। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी 2022 के बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन परागण से रिलेटेड आए थे, एक ऑब्जेक्टिव था और 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय था, ठीक है। उसमें पूछा था जल परागित पौधा कौन सा है। अगर आपके पास पेपर हो बायोलॉजी का 2022 उठा लीजिए, उसमें देखिए लिखा होगा कि जल परागित पौधे का नाम, और ऑब्जेक्शन में दिया होगा हाइड्रिला। हाइड्रिला जलीय पौधा है तो जल परागण जलीय पौधे में ही होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि हाँ महुआ नीम गुलर जामुन में जल ऊपर से जाके परागण करेगा। तो ये क्वेश्चन था। और दूसरा एक था कि वायु परागित पुष्प का नाम बताइए। ऐसा ही 2 क्वेश्चन आया, उठा के देख लीजिए। कभी कभी स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है, इनके लाभ हानि, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यानी पूरा परागण टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिए। तो आइए देखते हैं परागण क्या होता है। थोड़ा सा यहाँ हम शॉर्ट रखेंगे जगह को, क्योंकि यहाँ पे बाय फिगर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये फिगर के लिए हमने जगह ले लिया। अब हम थ्योरी की बात करते हैं कि कैसे समझेंगे परागण क्या होता है, पॉलिनेशन, ठीक है। तो लिखेंगे कि किसी पुष्प का जो परागकण होता है, ठीक है, जो किसी पुष्प का परागकण होता है, ठीक है, किसी पुष्प का भी हम बाय फिगर भी आपको समझाना, थोड़ा सा लिख लेते हैं। किसी पुष्प का परागकण या किसी पुष्प के परागकण का, ठीक है, परागकण का उसके जायांग के, ठीक है, उसके जायांग के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को, ठीक है, क्या जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, अर्थात पॉलिनेशन कहते हैं। तो हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ पे सिंपल है ना कि किसी पुष्प का, भाई आवृतबीजी पौधों में पुष्प लगते हैं, तो पुष्प पे जो परागकण होते हैं ना, परागकण जिसे नर युग्मोद्भिद कहते हैं, ठीक है, उसके जायांग के अर्थात फीमेल के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोज करिए ये कोई फ्लावर है और फ्लावर में 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र पाए जाते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। तो चारों में 2 आप पे क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 सहायक। तो ये आपका क्या है, परागकण है। जो इसके अंदर ये देख रहे हो छोटा छोटा कण भरा है, ये है परागकण, ठीक है।
तो जब ये होता क्या, जब ये परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो ये परागकण कोश क्या होते हैं, फट जाते हैं और ये परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो ये फाइनली कहाँ जाते हैं, यहाँ पर। ये क्या है, वर्तिकाग्र है। क्या है, जयांग का वर्तिकाग्र है। तो इस परागकण का इस वर्तिकाग्र पर आना क्या कहलाता है गाइस, परागण कहलाता है। तो वही चीज कह रहा है कि जब किसी पुष्प का परागकण उसके जयांग के वर्तिकाग्र पर आता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। दो चीजें हैं, ध्यान दीजिए, एक परागण है और एक परागकण है। तो परागण में परागकण आता है कहां पर, वर्तिकाग्र पर जयांग के, ठीक है। तो इसी को हम परागण कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं परागकोश के अंदर परागकण भरे हैं, जो परिपक्व हो जाते हैं, ये फट जाता है, स्फुटन होता है और स्फुटन के बाद ये यहाँ पे हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से या स्वतः आके यहाँ जयांग पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। आई थिंक आपको परागण समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात आती है जो ये परागकण यहाँ आते हैं हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से, बर्र के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से आते हैं और किसी में स्वतः ही आ जाते हैं। इसका मतलब है कि परागण भी कई माध्यम द्वारा होता है। इसका मतलब परागण के प्रकार होते होंगे, तो ये होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि परागण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आता है परागण के प्रकार। क्या आता है, परागण के प्रकार। परागण के प्रकार में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो ये मुख्य रूप से दो होता है, लेकिन वैसे तीन है। तो ये तीन प्रकार का होता है, ठीक है। कैसे होता है बेटा, तीन प्रकार का होता है और तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका पहला अगर हम देखें यहाँ पे, जो फर्स्ट होता है आपका, वो बेटा होता है स्वपरागण। क्या होता है, स्वपरागण होता है। ऑटो पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटो पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। और सेकंड जो होता है बेटा, पर परागण होता है। क्या होता है, पर परागण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटो पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण को अगर हम पर परागण की बात करें इसी तरह से, ठीक है, तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं या एलोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, या एलोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोगैमी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। और तीसरा क्या होता है, स्वपरागण, पर परागण, और क्या होता है बेटा, कृत्रिम परागण। क्या होता है, कृत्रिम परागण होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं, समझ लीजिए। तो तीन प्रकार के यहाँ पे आपके परागण, ठीक है, डिस्कस करेंगे। स्वपरागण, पर परागण, कृत्रिम परागण। अब तीनों में क्या अंतर है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, दैट सिंपल यार। स्व माने अपने, परागण मतलब क्या होता है, परागकण का इस वर्तिकाग्र पर आना। यानी जब परागकण किसी पुष्प का, ठीक है, यहां से निकल करके स्व माने अपने, अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। और पर परागण, पर माने दूसरे का, परागण मतलब परागकण का आना। यानी जब किसी पुष्प का परागकण यहां से निकलकर अपने ही पुष्प के नहीं बल्कि किसी दूसरे पौधे के, ठीक है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे हम पर परागण कहते हैं। लेकिन यहाँ जो परागकण दूसरे पुष्प जा रहा, दूसरे पौधे के पुष्प पर, वो पौधा भी उसी जाति का होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए खेत में अभी इस समय मान लीजिए मटर बो दिए, ठीक है, या आप सरसों बो दिए, तो सरसों एक पौधा थोड़ी है, पूरे खेत में हजारों पौधे होंगे। तो अगर उसका मान लीजिए परागकण, एक पौधे के पुष्प परागकण निकल कर दूसरे वाले पौधे, सरसों का ही पौधा होगा। ऐसा नहीं कि आम का जामुन में जामुन, गूलर गूलर में मटर में चला जाता है, ऐसा नहीं होता। दूसरे का मतलब उसी जात का पौधा, उसी सदस्य होना चाहिए, बस प्लांट चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं, ठीक है। अब पर परागण के माध्यम जो होते हैं बेटा, वो होता है मधुमक्खी, फिर आपका होता है बर्र, ठीक है, फिर आपका होता है जिसे आप मक्खी कहते हो, ठीक है, फिर आपका होता है घोघा होता है, ऐसे चमगादड़ बहुत सारे। और कृत्रिम परागण क्या है, यहां भी परागण ही है, अर्थात परागकण वर्तिकाग्र पर ही जाएगा, बस कृत्रिम शब्द आ जाए। कृत्रिम जहां आ जाए बेटा, मैन मेड, अर्थात मानव द्वारा। यानी जब क्या हो, परागकण को यहां से क्या हो जाए, ये अपने आप ना जाए, भौरे द्वारा ना जाए, चिड़िया द्वारा ना जाए, अर्थात स्वपर परागण ना हो, बल्कि किसी पुष्प के परागकण को निकाल कर मनुष्य चिमटी की सहायता से क्या हो जाए, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर डाल दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्लियर हो गए। अब हम तीनों का डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं विथ फिगर, विथ एग्जाम्पल, ठीक है।
तो इतना आप समझ लीजिए। तो एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, परागण मतलब परागकण का कहां पर, जायांग के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, अर्थात ट्रांसफर ऑफ पॉलीग्रेन एट द स्टिग्मा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण, ये 3 हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्वपरागण की, स्वपरागण किसे कहते हैं। तो चलिए, हमने अभी आपको 3 प्रकार के परागण बताए, ठीक है, कौन सा, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। अब एक एक परागण का डिस्कशन करने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, विकास परागण क्या है, कितने प्रकार का होता है और किन पौधों में कौन सा परागण होता है और ऐसे पौधों की विशेषता क्या होती है, इस तरह से क्वेश्चन जरूर आएंगे। हमने कहा अभी 2022 में आया था, आप देखे कि नहीं देखे, देख लीजिए, पेपर रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आया था और अतलघुत्तर में भी आया था, एक एक नंबर का, कभी 3 नंबर में पूरा भी पूछा जा सकता है कि परागण क्या होते हैं, इसके लाभ हानि बताइए, ऐसा कुछ पूछेगा, या स्वपरागण क्या है, जंतु परागण क्या है, वायु परागण, इसलिए सभी को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो हमने कहा परागण क्या है, एक बार फिर से देखते हैं कि पुष्प का जो परागकण होता है, ठीक है, परागकण का मतलब पुष्प में ये जो परागकोश से भरे कण है ना, ये परागकण है, ठीक है, मैंने बताया कई बार, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये परागकण है ना, तो जब ये फटता है परागकोश, तो ये परागकण कहाँ आते हैं, इस वर्तिकाग्र पर, तो इसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, क्या कहते हैं, परागण। तो कह रहा है ना, पुष्प का परागकण उसके जायांग के वर्तिकाग्र पर जब जाते हैं, तो भाई ये क्या है, जायांग है, और ये जायांग का ऊपर वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र, तो ये परागकण यहीं आ रहे हैं, ये यहां से यहां आ रहे हैं, इसी आने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भैया, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण, नंबर 3 कृत्रिम परागण, ठीक है। तो जो स्वपरागण होता है इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। स्व माने हमने कहा रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत रटिएगा, सिर्फ हेडिंग को ध्यान दीजिएगा, कुछ न कुछ अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, पेपर में जरूर लिख के आएंगे। स्व माने होता अपना, अपने, परागण माने परागकण का वर्तिकाग्र पर आना, यानी जब परागकण क्या अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं गाइस, ठीक है। देखिए कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प का मतलब कि जैसे ये पुष्प का पार्ट है, तो इसका हर पुष्प में क्या होता है, अपना मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है, तो ये इसका परागकण है, ये परागकण जिस पुष्प में है ना, ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए। तो वही कह रहा है, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए, मतलब यहाँ 2 कंडीशन है कि पौधा वही है मगर पुष्प चेंज भी हो सकता है। जैसे देखिए हमने फिगर बना रखा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लांट एक ही है, एक प्लांट पे क्या एक ही फूल लगते हैं, एक प्लांट पे बहुत सारे फूल लगते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये फूल लगा है और यहाँ पर भी ये फूल लगा है, ठीक है। तो हमने इसमें दोस्तों फूल में सिर्फ जायांग पुमंग ही बनाया है, कैलिक्स कोरोला नहीं बनाया, वाह दलपुन उसका काम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जब फटे तो ये इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएगा, या मान लीजिए यहाँ से जब फटेगा तो ये इस पे नहीं आती, यहाँ नीचे गिरेगा, ऐसे जब नीचे ऐसे गिरेगा तो ये दूसरे इसी पेड़वा के जो दूसरा फूल है ना, उस पे जाके ये क्या हो जाएगा, उसके वर्तिकाग्र पे गिर जाएगा। तो बताइए, पेड़ तो एक ही हुआ ना, पुष्प अलग जरूर हो गए, या तो उसी पुष्प पे जाएगा, अगर उसी पुष्प पे मान लीजिए नहीं जा पाया तो जब फटे के नीचे गिरेगा तो इसी पेड़वा पे जो दूसरे फूल लगे ना भैया, उसके वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो अपने आप ही जा रहा है और अपने ही पौधे के फूल पे जा रहा है, इसलिए क्या है, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है, ठीक है। तो जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाए या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ऑटो पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे गेहूं में, मटर में, चावल में, फिर ऑक्जेलिस पौधे में, कोमेलिना में, आतिश में, आदि पौधे में, ठीक है। अब आप कोमेलिना, ऑक्जेलिस, ये सब, अब चूंकि दुनिया में लाखों प्रकार के पौधे, सभी पौधे अपने यहाँ तो पाए नहीं जाते, हम देख लेंगे ये ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ एग्जांपल आपको दे, गेहूं, मटर, चावल, ये तो आप क्या होते हैं ना, तो इन पौधों में क्या होता है, ऑटो पॉलिनेशन होता है, अर्थात इन पौधे का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पे जो दूसरा फूल लगा है उसके वर्तिकाग्र पे स्वतः चला जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, अर्थात ऑटो पॉलिनेशन कहते हैं गाइस। तो दैट सिंपल, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल भी हो गया, बाय फिगर भी आपको समझा दिया। अब बात करते हैं स्वपरागण के लाभ, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ ऑटो पॉलिनेशन। भाई कोई भी क्रिया होती है उसके लाभ भी होते हैं, हानि भी होते हैं, तो सम एडवांटेज और सम डिसएडवांटेज।
तो यहाँ पे हम एडवांटेज की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि स्वपरागण से क्या लाभ होता है। अब इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्वपरागण में क्या हो रहा है कि परागकण खुद ब खुद वर्तिकाक पे जा रहा है। इसमें किसी भौरे को, किसी तितली की, किसी शलभ की, किसी बर्र की, किसी मक्खी मधुमक्खी की कोई जरूरत नहीं है, किसी बिंड की किसी की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अर्थात स्वतः हो रहा है ना, स्वतः जा रहा है वर्तिकाक पर, यानी किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है इसका क्या एडवांटेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है कि पहला इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो इसमें समय से परागण हो जाता है, अर्थात जब पुष्प में परागकण परिपक्व होते हैं तो ये फटता है तो उसी समय परागकण वर्तिकाक पे चले जाते हैं। समय से परागण निषेचन सीड का बनना कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे आपको खुद भोजन करना हो तो आप टाइम से भोजन कर लेंगे और पता चला आपको आपके साथ कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी दूसरे के माध्यम से आप भोजन ग्रहण करेंगे तो वो माध्यम पता चला लेट आया या नहीं आया तो आप भूखे रह जाएंगे, आपका भोजन देर से होगा क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आपको अपने हाथ से खाना हो तो आप टाइमली भोजन खा लेंगे, ठीक है, समय से आपका पेट भर जाएगा। वैसे ही क्या होता है बेटा, स्वपरागण में ये खुद ही परागकण अपने वर्तिका पे जाते हैं, इसमें हवा की मधुमक्खी की बर्र भर की जरूरत नहीं हुई। इसका मतलब जैसे ही परागकोश में परागकण परिपक्व होकर फटेगा, बाहर आके समय से पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला है कि इसमें समय से परागण होता है गाइज। दूसरा, इस पुष्प में, ठीक है, जिस पुष्प में स्वपरागण होता है उस पुष्प को रंग, ठीक है, रंग यानी कलर, मकरंद, सुगंध उत्पन्न करने की कोई नीड्स नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब आप बताइए कि जिसका परागकण स्वतः वर्तिकाक पे चला जाए उसको भौरे की जरूरत है, तितली की जरूरत है, मधुमक्खी की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए प्रकृति ने उनको क्या किया, स्वपरागण हेतु चुन लिया। क्योंकि भौरे, तितली, मधुमक्खी उसी पुष्प पे जाएंगे जिस पुष्प के जिस पुष्प में सुगंध होगा, मकरंद होगा और जिस पुष्प के पंखुड़ियां रंग युक्त होंगी उसी पे जाएंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, डेंटिंग पेंटिंग पे आकर्षित होता है, ठीक है। जैसे अभी सपोज करिए कि ज्यादातर क्या होता है कि भाई भौरे किस फूल पे मंडराते हैं, जिस फूल में रंग होता है, सुगंध होता है, मकरंद होता है, उसी पे जाकर मंडराते हैं। और जिस फूल में कोई रंग नहीं, कोई मकरंद नहीं, कोई सुगंध नहीं, वहां कौन जाएगा? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बाय द वे एक एग्जांपल छोटा सा ले लें कि अगर मान लीजिए कोई भी गर्ल्स है, अगर वो मेकअप करके रखती है तो उसमें लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर वो रंग, चेहरे पे क्रीम, नेल पॉलिश सब कुछ लगा के रखती है, ब्यूटी पार्लर में जाके अपना मेकअप करके आती है तो लोग उधर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिंपल सी है, ना तो नेल पॉलिश लगाया, ना तो क्रीम लगाया, ना कोई भी प्रकार का मेकअप नहीं किया, तो लोग उधर अट्रैक्ट कम होते हैं, ठीक है। लाइट फिर से गई, सॉरी, तो लाइट चली गई थी, थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। तो वही बात है कि हमेशा लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, किधर की ओर, जो रंगीन डेंटिंग पेंटिंग होता है। तो अब ऐसे पुष्प जो रंग होते हैं, सुगंध महकते हैं, उनमें ही भौरे तितली जाएंगे तो उनमें परागण भी भौरे तितली के माध्यम से होता है, अर्थात किसी दूसरे के माध्यम से, उसमें अपने आप नहीं होता। प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है इसलिए उनको, ठीक है। अब चूंकि जो गेहूं के पौधे हैं, इनके पुष्प में आपने क्या कोई रंग, सुगंध, मकरंद देखा है? इनके पुष्प अट्रैक्टिव होते हैं, इनका भगवान ने मेकअप किया है? नहीं किया है। मटर के पौधों को कुछ नहीं किया, व्हाइट कलर के होते हैं, फिर ऐसे चावल के होते हैं, तो इसलिए इनमें भौरे तितली का आकर्षण नहीं होता। इसीलिए इनमें भगवान ने देखा, गॉड ने देखा और इनमें स्वपरागण की व्यवस्था दे दी कि जा भैया, तेरे को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तेरे में टाइम से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा बेटा कि इसमें पुष्प को रंग, मकरंद, सुगंध उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा, इसमें परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही परागकोश फटा, किसी के वर्तिकाक पर या इसके पेड़ पे जो अदर फूल लगे उन्हीं पे चला जाता है, इसमें ज्यादा व्यर्थ नहीं। व्यर्थ किसमें जाता है? जो पर परागण होता है, जैसे वायु द्वारा किसी में परागण हो रहा है, मक्का आपने देखा ना, मक्का या बीज समय तैयार हो रहा है तो इसमें वायु द्वारा परागण होता है, ठीक है। तो इसमें एक पौधे में करोड़ों की संख्या में परागकण बनते हैं, ठीक है। और जब हवा चलती है, परागकण हवा के माध्यम से ही वर्तिकाक पर जाते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, पता चला हवा का डायरेक्शन जा रहा और इधर घूम गया, तो परागकण वर्तिकाक न पहुंच कहीं और उड़ के चले गए। तो ऐसे व्यवस्था में, ठीक है, परागकण क्या होता है, खराब हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है बहुत सारी मात्रा में, ठीक है। तो इसलिए
उन पौधों को परागकण ज्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन स्वपरागण में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें परागकण कम उत्पन्न करने की जरूरत पड़ती है, पहली चीज, और व्यर्थ नहीं जाते हैं, और नेक्स्ट इसमें समय से परागण हो जाता है। ठीक है, टाइमली हो जाता है। मैंने भी बताया ना आपको कि समय से परागण हो जाता है, क्या मतलब होता है, ये दो बार पॉइंट रिपीट कर दिया है, सॉरी। इसमें समय कम लगता है, ये आप कह सकते हो, समय कम लगता है। ठीक है, कैसे कम लगता है कि जब ये परिपक्व होने फटेगा, परागण समय से पहुंच जाएगा, टाइमली हो जाएगा, बहुत कम समय लगेगा। नहीं तो पता चला पर परागण में भौरे द्वारा होना है किसी कुछ परागण, तो लखेगा भौरा आए मंडराए तो परागकण वहां पे वर्तिका पर जाएगा, पता चला भौरा लेट आया, कहीं मंडरा रहा है और तो इस पौधे में परागण नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लग जाता है। या कोई पुष्प उसमें बिना परागण के ही रह जाएंगे, पता चला भौरा नहीं मंडरा है तो परागण नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ऐसे किसी भौरे तितली की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें बहुत कम समय लगता है। तो ये इस तरह से स्वपरागण आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट कि स्वपरागण किसे कहते हैं, इसके लाभ बताइए, 2 नंबर में आ सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और कि स्वपरागण जिस पुष्पों में होता है उसे स्वपरागित पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागित पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पर परागण। ठीक है, पर परागण थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि उसमें पर परागण दूसरे द्वारा परागण होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट याद रखिएगा। अब आपसे पूछे बताइए स्वपरागण में कितने पौधे की जरूरत पड़ती है, एक पौधे या 2 पौधे, तो आपने देख रहे पौधा एक ही होता है, पौधा एक ही होता है, 2 नहीं होता है। लेकिन पर परागण में 2 पौधों की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक पौधे के पुष्प का परागण दूसरे पौधे में जाता है, इसीलिए तो पर नाम है, पर माने दूसरा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। और एक नोट लिखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लाइट का थोड़ा इश्यू है क्या, थोड़ा सा नहीं, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक नोट आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ एक नोट लिखिएगा, क्या कि स्वपरागण प्रायः द्विलिंगी, ठीक है, द्विलिंगी पौधों के पुष्प में होता है। ठीक है, पुष्प में होता है। ठीक है, ये नोट है। जैसे मटर देखा ना, मटर ये सब द्विलिंगी पौधे होते हैं, तो जो स्वपरागण होता है द्विलिंगी पौधों के पुष्प में ही होता है। मतलब द्विलिंगी क्या होते हैं कि ऐसे पौधे के पुष्प जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। तो ये देखिए, ये फीमेल है और ये क्या बेटा, मेल है। ठीक है, अर्थात कुमंद और जयांग एक ही पुष्प लगे, तो ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, हम लोग क्या है, एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। द्विलिंगी मतलब एक ही बॉडी में नर मादा दोनों जननांग हो, तो द्विलिंगी। जैसे केचुआ, हमारे बॉडी में क्या है भैया, एक ही है। ठीक है, हम पुरुष है तो नर जननांगी हमारे पास है, महिला है तो उसमें मादा जननांगी, अलग अलग है दोनों, तो एक लिंगी हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही पुष्प में क्या है भैया, नर भी जायांग भी है, मादा वाला है पुमंग भी है और जायांग दोनों है, सही है ना, तो ये द्विलिंगी हो गया। तो द्विलिंगी पौधों में क्या होता है, स्वपरागण होता है। तो ये आपका नोट रहा, तो ये स्वपरागण खत्म हो गया। अब हम पर परागण की चर्चा करेंगे कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।